तो यार न्यूक्लियाई के अंदर ना, न्यूक्लियाई इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसके अंदर सब्सटैंशियल रिडक्शन हुआ है सिलेबस के अंदर इन फिजिक्स. सो न्यूक्लियाई के अंदर हमारा ज़्यादा बचा नहीं है. वी विल ट्राई टू रैप अप दिस चैप्टर टुडे. तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियाई के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं अभी तक. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. यार जरा कर लेना एडमिट. यस सर. थैंक्स जॉयल. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? यस सर. ठीक है. और हमने ये पढ़ा है कि इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली, क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. न्यूक्लियस. आप लोगों को डिस्प्ले तो आ रहा है ना? यस सर. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा है अबाउट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. क्या पढ़ा है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि सारे के सारे एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी कि रो इज इक्वल टू कितना बताया था? 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब फॉर न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स. ये वैल्यू याद ही कर लो, फॉर न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में बचा ही इतना कम पोर्शन है, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको याद ही कर लें. बहुत बड़ा नंबर है ये. इतना बड़ा नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है ना जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, इस वजह से. ओके. उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस. साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विच इज r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3. ठीक है. इसके अंदर जो r0 है उसे उसका वैल्यू कितना होता है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स. r0 इज इक्वल टू 1.2 फेम टू मीटर fm. और यहाँ पे r, ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. इसके बाद हमने देखा था अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने बात की थी कि हम किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे दिखाते हैं? XAZ, राइट? यस. इसके अंदर कैपिटल A क्या होता है? मास नंबर. और कैपिटल Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. और हम जानते हैं कि A होता है क्या प्लस क्या? Z प्लस N. ये होता है Z प्लस N. What is N? N is the number of neutrons inside the nucleus. N is the number of neutrons inside the nucleus. Yes. And what is Z? Z is the number of protons inside the nucleus. Yes. Z is the number of protons inside the nucleus. So we are just summarizing कि अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है. तो हमने डिस्कस किया है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उनका जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन? 1.672 10⁻⁻27 kg. And mass of neutron is 1.674. 674 into 10⁻⁻27 kg. ठीक है. एंड यहाँ पर हम बात क्यों नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड न्यूक्लियस, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स हियर. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. सारे के सारे एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है. और हम लिखा था ना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, याद है? Yes, sir. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि कैपिटल ए पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. सब लोग आ गए क्या? ओके, कोई बात नहीं, आज में भी आ जाएगी 15-20 मिनट बाद. साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने लिखा है वाला फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है. इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो एग्जाम में. एक्सपेक्ट r इज इक्वल टू r0 एंड देन क्यूब रूट ऑफ मास नंबर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस. ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है मास नंबर, और नीचे आता है एटॉमिक नंबर. एंड what did we see after that? We talked about Einstein's mass energy equivalence relation.
आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Equal to mc square. इक्वल टू mc स्क्वायर। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। बट इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ मास का एनर्जी में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। एनर्जी कैसे मास बनता है, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप हियर। Einstein's mass energy equivalence relation E is equal to mc square. Here mass m gets converted into energy. Here mass m gets converted into energy, capital letter E. So this is Einstein's mass energy equivalence relation. Then we have discussed about कि इस चैप्टर के अंदर जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है मास की, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? इट इज 1/12 द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन। यस, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 करना है आपको टू गेट एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं सिंबल यू। तो 1U कितना होता है? 1.66 10 to the power -27 kg के बराबर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास होता है एक फ्री न्यूट्रॉन, तो फ्री न्यूट्रॉन होता है अनस्टेबल, राइट? यस सर। अ फ्री न्यूट्रॉन, हाँ, अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। और ये अगर आपको कहीं मिल जाए तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा। तो न्यूट्रॉन होता है ऊपर 1 नीचे 0, ये बन जाएगा एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या, और एक बन जाएगा न्यू बार। इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा यहाँ पर। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखनी है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा रिडक्शन हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो जो चीज़ें थी जो कि बच्चों को परेशान करती थी, वो सब चीज़ें जा चुकी हैं चैप्टर से ऑनेस्टली। तो बहुत ही कम चीज़ें बची हुई हैं। A free neutron is unstable, so this is what happens. So this is a neutron, this is a free neutron, we can say. And what is this p11? This p11 is a proton, this is an electron, and then there is another particle called antineutrino. Antineutrino is chargeless and massless particle. It is a chargeless and massless particle. ना ही इसके पास चार्ज है और ना ही इसके पास मास है। और इसको डिटेक्ट कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही टफ है इसको डिटेक्ट कर पाना भी। वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। कभी पकड़ में आता है, कभी नहीं आता। वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ओके, सो ये बात हमने की थी, अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। ठीक है, व्हाट एल्स हैव वी डिस्कस्ड? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना? न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? आप लोग सब कुछ लिख रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? लिख रहे हैं सर। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से यही है कि प्लीज राइट एवरीथिंग, इवन दो इट इज अ समरी, इट विल बी अ गुड रिवीजन फॉर यू। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए। विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, कहाँ पर? इनसाइड द न्यूक्लियस, टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती हैं? दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो होती हैं, ये होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बचा ही बहुत कम है, तो इट विल बी बेटर कि हमें सारी चीज़ें थरोली याद हो। कौन ड्रॉप हो गया? आश में तो दिखा रहा है। अच्छा, ओके। नॉन कंजर्वेटिव होती हैं और ये नॉन सेंट्रल भी होती हैं।
I think these were the 5 points we had written yesterday. And if internucleon distance is less than 0.8 FM, the nuclear force becomes strongly repulsive. है ना, लिखवाया था ना ये? Yes, sir. ठीक है, nuclear force becomes strongly repulsive. तो आपको सबसे पहले क्या लिख के आना है, अगर आता है एग्जाम में कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो आपको सबसे पहले लिख के आना चाहिए कि होती हैं चार्ज इंडिपेंडेंट. उसके बाद आपको लिख के आना चाहिए दे डू नॉट ओबे व्हाट, दे डू नॉट ओबे Inverse square law. Inverse square law. करेक्ट. एंड दे आर नॉन कंजर्वेटिव, दे आर नॉन सेंट्रल. छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं. तो और ना एग्जाम में, हाँ, ये जो सीबीएसई का अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लंबा लिख के आते हैं तो वो पढ़ने में एग्जामिनर्स को दिक्कत होती है. ये लिख के आया है उसके अंदर, है ना, बहुत अनटाइडी प्रेजेंटेशन होती है. तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन द एग्जाम, सो यू हैव टू मेक बुलेट्स लाइक दिस. ठीक है, मतलब लाइक दिस नहीं, जो भी आपको बुलेट्स बनाते हो तो यू कैन मेक एस्टरिस्क, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, योर कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेबल इन द एग्जाम. सॉरी, पॉइंट्स में लिखना चाहिए ना कि पॉइंट्स में लिख के आना है, पॉइंट्स में लिख के आना है आप लोगों को. तो अदरवाइज आपको एसेज लिख के नहीं आने यहाँ पे. डोंट मेक पैराग्राफ्स, प्लीज मेक पॉइंट्स वेरेवर इट इज पॉसिबल, सो दैट इट इज ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू इंटरप्रेट कि आप कहना क्या चाहते हो. ओके, तो ये हो गया चार्ज इंडिपेंडेंट. इसके अंदर ना हमने एक्चुअली येस्टरडे वी हैव मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिगार्ड्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. वो पॉइंट है कि these are short range forces, यानी कि ये दिस बिहेवियर इज अनलाइक द बिहेवियर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं. लॉन्ग रेंज मतलब कि वो बहुत दूर भी पार्टिकल्स होते हैं तो भी वो अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ बहुत कम डिस्टेंस पर ही अपना इफेक्ट इनका दिखता है. और वो डिस्टेंसेस किस ऑर्डर के हैं? वो डिस्टेंसेस हैं फेमटोमीटर के ऑर्डर के, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के. These are short range forces. So this is also a point which is very important. You should definitely keep this in mind. तो कौन से पॉइंट्स हम बोलेंगे? हम बोलेंगे चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल एंड शॉर्ट रेंज. इसके बियॉन्ड अगर आप इफ यू वांट टू राइट मोर यू कैन राइट अबाउट द अदर 2 पॉइंट्स. ध्यान क्या रखना है कि कैसी होती हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बिल्कुल, ये बात ध्यान रखनी है आपको. ये बात जो है काफ़ी सारी जगहों पे गलत भी लिखी हुई है. ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी से भी देखना कि एनसीईआरटी क्या बोलती है. एनसीईआरटी यही बोलेगी. तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑपरेट नहीं करती, लेकिन जब ये ऑपरेट करना चालू करती है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हरा देती है. इसके बारे में हम आज डिस्कशन भी करेंगे. विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. आप लोगों ने शायद क्लास 10th में सुना होगा या क्लास 9 में सुना होगा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, है ना? Yes. सुना है न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा आप लोगों ने. तो वो आज का टॉपिक है हमारा. विल डिस्कस अबाउट इट. इनफैक्ट आपने फ्यूजन के बारे में तो बायोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा होगा प्रॉब्ली, फ्यूजन जो होता है न्यूक्लियस का. तो ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कैसा प्रोसेस होता है? इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? इट इज एन एक्सोथर्मिक. बिल्कुल, इसके अंदर एनर्जी हम देते हैं या बाहर निकलती है एनर्जी? रिलीज होती है. हाँ, एनर्जी बाहर निकलती है इसके अंदर एनर्जी, यानी कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. The formation of nucleus is an exothermic reaction. What is the reaction that we wrote? We wrote Z protons combining with how many neutrons? A minus Z neutrons will give us the nucleus of element X, XAZ plus क्या? Plus binding energy. याद है binding energy? Yes, sir. Yes. इस रिएक्शन के अंदर कुछ मास गायब होता है ना? Yes, sir. The mass which disappears in this reaction is called mass defect. The mass which disappears, इसको अच्छे से याद कर लो. The mass which disappears in this reaction is called mass defect. और वो mass defect किस रूप में निकलता है? In the form of binding energy. The form of binding energy. ये हमने क्या यूज किया? ये हमने यूज किया आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. आइंस्टाइन्स मास एनर्जी
इक्विवेलेंस रिलेशन वाली बात हो गई है कि जो भी मास गायब हुआ है वो किस रूप में गायब हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे जो मास डिफेक्ट होगा उसका सिंबल हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं उसका सिंबल डेल्टा एम, और डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला इलाका अनस्टेबल है ना, this is the unstable region, and when this reaction happens we arrive at stability, अब देखो ये जो स्टेबल और अनस्टेबल टर्म्स हैं दे आर ऑल रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो बंदा है, जो न्यूक्लियस है, ये इस वाली मतलब स्टेट के कंपैरिजन में स्टेबल कहला रहा है, हो सकता है ये किसी और के कंपैरिजन में अनस्टेबल स्पीशीज माना जाए। तो फिलहाल तो हम इसको स्टेबल ही बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर अनस्टेबल था हमारे पास, ठीक है। और हमको ध्यान रखना है कि जब भी अनस्टेबल से स्टेबल पहुंचते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी आप अनस्टेबल से स्टेबल पहुंचते हो तो एनर्जी बाहर निकलती है हमेशा, ठीक है। यस सर। ओके ग्रेट, इसमें एनर्जी हमारी बाहर निकल जाएगी और वी विल यूज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन टू राइट द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू delta m into c square. So this is what we have discussed till yesterday, and we have also discussed something called binding energy per nucleon. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है फटाफट से लिख ही लेते हैं। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कि निकलती है न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और आप लोगों को शायद याद होगा कि बताया था कि दो डेफिनेशन इसकी लिख के आनी है पेपर के अंदर। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि ये वो एनर्जी है जो कि अगर आप दे दोगे न्यूक्लियस को तो इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। एनर्जी टू बी सप्लाइड टू न्यूक्लियस, एनर्जी टू बी सप्लाइड टू न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इट, into क्या, into the constituent nucleons. So this is the concept of binding energy. And then we discuss about something called binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon क्या होता है, अगर आपको न्यूक्लियस में से सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियन निकालना है तो वहां पे जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। So energy required to extract a single nucleon. Energy required to extract a single nucleon from the nucleus. Energy required to extract a single nucleon from the nucleus. So these are the basic terms that we have discussed so far. हमने इसके अलावा वो भी डिस्कस किया एक्चुअली में what do you call it, न्यूक्लियर ग्रुप्स। न्यूक्लियर ग्रुप्स कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। हाँ जी, तो हमने ये डिस्कस किए हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके अंदर होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। और क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है सेम, और इस वजह से इनकी सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। यस सर। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। करेक्ट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स के अंदर एक और चीज होती है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ये होती है न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट, न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट। आइसो मतलब सेम, न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट, द वर्ड आइसो मीन्स सेम। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या थे हमारे पास, एग्जांपल्स थे हमारे पास 1H1, 1H2, 1H3, याद है
sir. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं Deuterium. ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिशियम। Tritium. ड्यूटेरियम और ये हो गया आपका ट्रिशियम। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर देयर इज नो न्यूट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइटॉन। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक Different नंबर, atomic number and same Same mass mass number. सेम मास नंबर। तो ये बात हमने करी थी इसके अंदर। इसके एग्जांपल्स जो है आप लोग देख लेना। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट व्हाट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इनके अंदर कैपिटल एन सेम होता है। ठीक है। आइसोटोप्स के अंदर क्या चीज सेम है, आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार्स के अंदर क्या चीज सेम है, उल्टा है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन्स में क्या चीज सेम है, सेम नंबर ऑफ। न्यूट्रॉन। Number of neutrons. बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। एग्जांपल्स याद कर लेना इनके, एक एक पेयर याद कर लेना, तो यू विल बी थ्रू विद दैट। कुछ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो आप लोग? लिख रहा हूँ सर। Different, sir. ठीक है, ठीक है। इसके बियॉन्ड हमने और कुछ तो डिस्कस नहीं किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका फिनोमेना जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी देखो क्या होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि अच्छा हाँ, हमने थोड़ा सा ये भी तो डिस्कस किया था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है किसके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अकर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, बाकी सबके बीच में। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग, क्योंकि शॉर्ट रेंज होती है ना, तो इस वजह से बोलना पड़ रहा है नेबरिंग, बिटवीन नेबरिंग पेयर्स ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन ऑल्सो। वही ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर देयर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन। what is one is electrostatic repulsion between protons, and the another is nuclear attraction between neighboring pairs of neutron neutron, neutron proton and proton proton। अगर हमारी न्यूक्लियस स्टेबल है तो यानी कि कौन किससे जीतेगा, Nuclear attraction जीतेगा। बिल्कुल। a stable nucleus has nuclear forces winning over electrostatic forces, बिल्कुल, winning over इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जानना है, ऐसा कुछ आने नहीं वाला, लेकिन जस्ट इन केस, क्योंकि इस बार केस स्टडी क्वेश्चन भी आने वाले हैं ना। यस सर। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। स्टेबल न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर फोर्सेस विनिंग ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बर्बाद कौन करता है, प्रोटॉन। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में होती है रिपल्शन। यानी कि हाँ, यानी कि एक स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर ज्यादा होते हैं न्यूट्रॉन्स और कम होते हैं प्रोटॉन्स। याद है? यस सर। Yes. thus a stable nucleus has greater number of neutrons, and it has fewer protons। अगर आपको एक स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए तो ज्यादा क्या होना चाहिए उसके अंदर, न्यूट्रॉन्स। कम क्या होना चाहिए, प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से
क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस की ताकत बढ़ेगी और प्रोटॉन्स के कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की ताकत घटेगी, जिसकी वजह से ये चीज़ हमने ऊपर लिखी है, ये चीज़ अचीव हो पाएगी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा। इसके अलावा हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? आयरन। Iron. Iron. Iron is the most stable element in the entire periodic table. Iron is the most stable element. इस पे आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। Iron is the most stable element in the entire periodic table. पूरी की पूरी periodic table में सबसे स्टेबल कौन है? Iron. आयरन। आयरन का न्यूक्लियस कर लो, आयरन न्यूक्लियस। आयरन न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल, इसको हटा दो। आयरन न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। यानी कि और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हमें को धीरे धीरे याद आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का मेजरमेंट है एक तरीके से। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। ठीक है तो ये सब हमारे छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है तो लिखो, इफ अ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, इफ अ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो चाहती क्या है? वो चाहती है स्टेबिलिटी अचीव करना। तो क्या होगा, बिना कुछ किए ही वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इफ अ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल इट डिसइंटीग्रेट्स स्पॉन्टेनियसली, it disintegrates spontaneously. If a nucleus is क्या? If a nucleus is Unstable. it Unstable. disintegrates. हाँ, if a nucleus is unstable, it disintegrates spontaneously on its own without any external stimulation. यानी कि हमने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है without any external stimulation। और क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। If a nucleus is unstable, it, ये it क्या है? ये वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। If a nucleus is unstable, it disintegrates spontaneously on its own, खुद से ही टूट जाती है वो without any external stimulation। ये ब्रैकेट में डाल लेंगे इसको। If a nucleus is unstable, it disintegrates spontaneously on its own to emit three types of radiation, to emit three types of radiations। ये जो 3 टाइप की रेडिएशन है होती हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। नाम तो सुना ही होगा। Yes, sir. तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई न्यूक्लियस क्या है, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो क्या होगा, वो खुद ही टूट जाएगी और वो क्या रिलीज करेगी, वो छोड़ेगी अपने अंदर से क्या, 3 प्रकार की रेडिएशंस। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। Alpha, beta, gamma rays. और ऐसा इनको एमिट करके उसकी लाइफ में क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। Stability. बिल्कुल। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? Radioactivity. Radioactivity. बिल्कुल। रेडियो एक्टिविटी क्या हमने करवाया? नहीं, खुद से नहीं। होता है। By emitting these radiations, the nucleus achieves stability. The nucleus acquires stability. और आप लोगों के लिए अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको बेसिक पता हो बस, कि जस्ट इन केस अगर इससे टच होता हुआ आ गया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एटलीस्ट। तो बस बात यही है कि हमें तो प्राइमरीली पढ़ना क्या है, आफ्टर द सिलेबस रिडक्शन दिस ईयर हमको हमारा फोकस सिर्फ इन टॉपिक्स पे है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एटॉमिक मास यूनिट, और ये आपके न्यूक्लियर फोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद आपके न्यूक्लियर ग्रुप्स, ये तो आपको क्लास 10th में पता था तो इसमें तो ज़्यादा चांस नहीं है। अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसमें आ सकता है कुछ एंड देन इससे टच होता हुआ कुछ आ सकता है। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद से ही डिसइंटीग्रेट मारता है, क्या अचीव करने के लिए? Stability. मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? गलत लिख दिया एक्चुअली मैंने। By emitting these radiation, the nucleus acquires stability होना चाहिए यहाँ पर, there should be stability. The nucleus acquires stability and the above phenomena is called Radioactivity. Radioactivity.
The above phenomena is called radioactivity. The above phenomena is called radioactivity. अभी जो radioactivity है ना, ये एक probabilistic phenomena है. इस बात को भी लिख लो. radioactivity कैसा phenomena है? Probabilistic phenomena है. देखो नोट. radioactivity आप लोगों ने सुना है इससे पहले radioactivity कभी? नाम सुना था। नाम सुना होगा, वो सुना होगा ना हेनरी, वो सुना है मेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम Yes. क्यूरी. Yes, yes, sir. वो मैडम क्यूरी इज एक्चुअली मेरी क्यूरी. तो जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था एक तरीके से. तो रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. मैथ्स में पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी. Yes, sir. Yes. तो रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना, यानी कि यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि कौन सी न्यूक्लियाई कब डिसइंटीग्रेट करेगी हम ही जानते. कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही रैंडम है इसका मामला. यानी कि देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी कि कौन सी न्यूक्लियाई कब टूटेगी, कितना टूटेगी. Radioactivity is a probabilistic phenomena, but there is a catch here. But it has been experimentally noted that, but it has been experimentally found that, experimentally देखा गया कि radioactivity जो reaction है ये follow करती है first order chemical kinetics. But ऐसा देखा गया कि found that radioactivity follows क्या? It follows first order chemical kinetics. नाम तो सुना होगा. Yes, sir. आपने पढ़ा ना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Yes. Yes. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी कौन सी ऑर्डर है, 0, 1, 2, नन, First order. 1. First order. तो ये समझ लेना कि रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि इसके सारे के सारे फॉर्मूले वही होंगे जो आपने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़े हैं. बताता हूँ फटाफट से शॉर्ट में कि इसका जो होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो होता है, उसे हम लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस का डी एन अपॉन डी टी. माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है. ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और इसका जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका जो बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू minus dn upon dt is equal to lambda into n. This is the differential equation. When we will solve this differential equation, we will get integrated rate law, है ना. कैसे solve करते हैं differential equation? By integrating both sides. Yes, sir. हाँ, तो integrating and solving it we get, integrating it and solving we get n is equal to n naught e की power minus lambda t. We get, मैं solve नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस से जा चुका है, अदरवाइज आई वुड हैव सॉल्व्ड इट. तो यहाँ पे आ रहा है n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, अगर आप याद करना चाहते हो कर सकते हो. अगर आप लोग आगे किसी कंपटीशन के लिए अपियर हो गए तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें हैं ही, वहाँ से तो कुछ कटा नहीं है. तो n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. यहाँ पर n नॉट क्या है? ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट, हाँ, रिमेनिंग लाइव एट टाइम टी. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बची हुई हैं रिमेनिंग लाइव एट, जो फ्यूचर में टूटेंगी, रिमेनिंग लाइव एट टाइम टी. और यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा हाफ लाइफ, सुना है हाफ लाइफ? Yes, sir. Yes. तो हाफ लाइफ क्या होता है? जिसमें आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आधी न्यूक्लियाई खत्म हो जाती है. तो हाफ लाइफ होती है ना T1/2 इज इक्वल टू, वो होता है 0.693 अपॉन के होता है वहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर. यहाँ पर के का रोल लैम्डा प्ले कर रहा है. तो द फॉर्मूला इज टी हाफ इज इक्वल टू क्या? 0.693 अपॉन लैम्डा. ठीक है, Yes. केमिस्ट्री में पढ़ा है 0.693 अपॉन के. Yes, yes. हाँ, Yes, sir. तो उस के की जगह पे बस हमने लैम्डा लगाया है. वहां पर के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, यहाँ पे लैम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, सो इतना हमारे लिए काफ़ी है. सो वी गॉट अ बेसिक आइडिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है. तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है. ठीक है, और इसके अंदर अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज का एमिशन होता है. और अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा रेज होती हैं स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा रेज आर स्ट्रीम ऑफ
अल्फा पार्टिकल। particles. बीटा रेज क्या होती हैं? स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। सही बात है, ठीक है। और ये क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ गामा पार्टिकल्स नहीं होता, ये होता है गामा रे फोटोन। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है गामा रे फोटोन, क्योंकि गामा सुना है ना आप लोगों ने कि गामा रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लास्ट वाला पार्ट है ना। Yes, sir. तो उसके अंदर जो पार्टिकल बताया जाता है वो फोटोन है। और ये जो है हमारे पास क्या नाम है इसका? अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा इज He42। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पता है ना, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन। Yes, sir. ऊपर क्या है? ऊपर है मास नंबर, नीचे है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज भागता हुआ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. Okay. So what is alpha particle? Alpha particle is helium nucleus. Alpha particle is helium nucleus. And what is beta particle? Beta particle is a fast moving electron. And gamma rays में क्या है? Gamma rays are stream of gamma ray photon. यानी कि ये electromagnetic radiations हैं यहाँ पर basically. ठीक है. So this is about the phenomena of radioactivity. रेडियोएक्टिविटी में कौन कौन सी रेडिएशंस निकल सकती हैं? अल्फा, बीटा, Beta. ये अल्फा बीटा गामा क्या है? जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ABC, ये वैसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट ये है कि आप एक नोट डालो, वेरी हैवी न्यूक्लियाई, बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई जो होती हैं, वेरी हैवी न्यूक्लियाई। एग्जांपल क्या? एग्जांपल है यूरेनियम न्यूक्लियस, वेरी हैवी न्यूक्लियाई। एग्जांपल क्या? Uranium nucleus. यूरेनियम न्यूक्लियस। जो बहुत बड़ी बड़ी न्यूक्लियाई होती है ना, बहुत हैवी, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और उनके अंदर एक और चीज़ देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेरी हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो a phenomena called nuclear fission. Very heavy nuclei undergo a phenomena called nuclear fission. न्यूक्लियर फिजन किसमें होता है? बहुत हैवी वालों में। और एग्जांपल क्या लिया है हमने? यूरेनियम। क्यों लिया है? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है आपको, तो आपको यूरेनियम की बात करनी है व्हेन इट कम्स टू विच फिनोमेना? Nuclear fission. अब फिजन मतलब होता है टूटना, है ना। बहुत बड़ा न्यूक्लियाई है, ये बहुत अनस्टेबल है, वेरी हैवी न्यूक्लियाई, और ये है अनस्टेबल। तो वेरी हैवी न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होती है, इट अंडरगोज विच फिनोमेना? सर न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है ना? नहीं, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बहुत हैवी न्यूक्लियस होती है उसमें होता है न्यूक्लियर फिजन। इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियर फिजन का? टूटना। फिजन मतलब टूटना। तो यहाँ पे हम करवाते हैं इसको। तो एनसीईआरटी पहले लिखते हैं न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन। तो लिखो न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन। न्यूक्लियर फिजन इसमें देखो, it is a phenomena in which a heavy nucleus splits into two or more. It is the phenomena in which a heavy nucleus splits into two or more light nuclei having comparable mass numbers. क्या? Mass numbers. तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, तो ये पक्का आएगा इस बार। न्यूक्लियर फिजन, तो इट इज द फिनोमेना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits into two or more light nuclei having comparable mass numbers with the release of large amount of energy. भाई ये बड़ा वाला क्यों टूटा? जिससे कि स्टेबिलिटी आए, है ना। Yes, sir. जो हैवी न्यूक्लियस था वो क्यों टूटा? जिससे कि उसकी लाइफ में
स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी आए। और हम जानते हैं कि जब भी एक रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ दौड़ती है तो एनर्जी निकलती है ना? यस सर। तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने शायद सुना होगा आपके घरों में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है थर्मल पावर से, है ना? कहीं पे कोयला जलाते हैं, उससे आपके घर में बिजली आती है। पहाड़ों पे होता है डैम्स में स्टोर होते हैं पानी। उस पानी की एनर्जी को, पानी की काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, तो उससे हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, वहां से उसे बोलते हैं हाइड्रो पावर, है ना? सुना होगा आप लोगों ने हाइड्रो पावर। यस सर। So there's something called thermal power, there's something called hydro power, then there's something called wind power, है ना? विंड की एनर्जी को लेके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलती है, उसको हार्नेस करके उससे टरबाइन घुमाते हैं, तो उससे घर में बिजली आती है। उसे दैट इज कॉल्ड टाइड, दिस इज कॉल्ड विंड पावर, है ना? बेसिकली विंड पावर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सोलर पावर, है ना? सन की एनर्जी को फोटो सेल्स में स्टोर करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। तो वी हैव हर्ड ऑफ थर्मल पावर, वी हैव हर्ड ऑफ, मतलब थर्मल पावर तो हमारे घर में आ ही रही है। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाइड्रो पावर, then about wind power, then about renewable solar power, जैसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और ये दोनों भी रिन्यूएबल ही हैं, विंड भी रिन्यूएबल है। और इसके बाद एक आ रहा है जो एमर्जिंग है, वो है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो कि सबसे ज़्यादा काम चल रहा है आज की डेट में इस पे, न्यूक्लियर पावर पे। तो न्यूक्लियर पावर में क्या होता है कि बहुत ही कम यूरेनियम का फिशन करके, बहुत ही कम, मतलब इतना कम कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना कम। तो बहुत ही कम यूरेनियम का फिशन करवा के बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल सकती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर। तो ये इसका एक तरीके से रेलेवेंस है कि न्यूक्लियर फिशन is associated with the generation of nuclear power, that is electricity derived from the fission of uranium. So it is a phenomena in which a heavy nucleus splits into two or more light nuclei. अब होता क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू और मोर। आपको सिर्फ देखना है टू वाला, जिसके अंदर सिर्फ दो पैदा होंगे। तो लिखेंगे कि द फिजन इन विच टू nuclei are formed, is called binary fission, is called binary fission. The fission in which two nuclei are formed is called binary fission. हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी फिशन ही है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है, तो देखो नॉमेनक्लेचर क्या है यहाँ पर। व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर इन व्हाट? इन न्यूक्लियर फिशन। तो अगर आपके पास एक बहुत ही मोटा सा, बहुत ही बड़ा सा था एक अनस्टेबल न्यूक्लाइड, या आपके पास था एक अनस्टेबल न्यूक्लाइड, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं। और इससे क्या हुआ? इसका हुआ फिशन, और फिशन होने की वजह से क्या बनता है? बनते हैं दो लाइट न्यूक्लियाई जो कि स्टेबल होते हैं। तो यहाँ का जो नॉमेनक्लेचर है वो है, इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? और इसे बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर के अंदर पेरेंट और डॉटर को बोला गया है। पेरेंट और डॉटर, पेरेंट से बना डॉटर, डॉटर न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस से क्या पैदा हुआ? दो डॉटर न्यूक्लियस पैदा हुए यहाँ पर। दिस इज द नॉमेनक्लेचर दैट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है? यस सर। ये बोल सकते हैं कि फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? Fragmentation. हाँ, न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व्स क्या? फ्रैगमेंटेशन। हाँ, न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व्स फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं हमको। क्या मिल रहा है हमको? फ्रैगमेंट्स। न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व्स फ्रैगमेंटेशन। The two light nuclei are called fragments. The two light nuclei are called क्या? Fragments. ये वर्ड सुना है? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स। Yes, sir. हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का करते हैं ना, डिफ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। सुना है कभी?
never mind. So this is uranium nucleus का हो रहा है न्यूक्लियर फिशन. ये न्यूक्लियर फिशन भी ना एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है. तो लिखो जरा इसके बारे में कि न्यूक्लियर फिशन is also a probabilistic phenomena. यानी कि क्या पैदा हो जाएगा कुछ नहीं पता, प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है. तो हम बात करते हैं कि क्या देखा गया है. न्यूक्लियर फिशन इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी, इज आल्सो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी भी प्रोबेबिलिस्टिक था ना इस वजह से. Yes. ठीक है. क्या न्यूक्लियर फिजन रेडियोएक्टिविटी है? कह सकते हैं, हो सकती है. ये ना एक कंफ्यूजन रहता है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है. न्यूक्लियर फिजन भी आगे जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स नहीं निकल रहे. निकल सकते हैं लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी है यहाँ पर हमें. ठीक है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूक्लियर फिजन रेडियोएक्टिव होता है, तो आप बोल सकते हो कि यस, न्यूक्लियर फिजन के अंदर रेडियोएक्टिविटी हो सकती है. ओके. द टू लाइट न्यूक्लियर कॉल्ड फ्रैगमेंट्स. न्यूक्लियर फिजन इज आल्सो अ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. कौन से न्यूक्लियस का करवाएंगे हम न्यूक्लियर फिजन? यूरेनियम का. यूरेनियम का करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ना हमने कि वेरी हैवी न्यूक्लियाई. एग्जाम्पल वेरी हैवी न्यूक्लियस कर लो उसको. वेरी हैवी न्यूक्लियस. एग्जाम्पल यूरेनियम न्यूक्लियस undergoes a phenomena called न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन में हमें क्या देखने को मिलता है? फ्रैगमेंटेशन होता हुआ दिखता है. यानी कि अगर ये था x तो मिल गया हमको y + z. कौन अनस्टेबल था और कौन स्टेबल है? X unstable, Y और Z stable. बिल्कुल. और ये स्टेबल है क्या? ये आगे नहीं टूटेगा? नहीं, ये भी टूटेगा आगे आके. तो ये है स्टेबल, क्योंकि स्टेबल वर्ड एक रिलेटिव टर्म है ना. Yes sir. ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में अब शांत हो गया, अब ये कुछ नहीं करने वाला. ये भी किसी के रिलेटिव अनस्टेबल है, तो ये भी आगे टूटेगा स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए. बट हाँ, एक्स के रिलेटिव ये बहुत स्टेबल है. इसमें हमने क्या मिस कर दिया? इसमें हमने एनर्जी तो दिखाई नहीं. तो यहाँ लिखो प्लस एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि जब भी हमारी रिएक्शन दौड़ेगी अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ, तो एनर्जी हमेशा निकलेगी. एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है. Yes sir. तो हमारी रिएक्शन क्या बन के आ रही है? रिएक्शन ये बन के आ रही है कि एक्स था पेरेंट न्यूक्लियस, जो कि अनस्टेबल था या स्टेबल था? अनस्टेबल था. और क्या हुआ इसका? कौन सा फिनोमेना चल रहा है यहाँ पर? न्यूक्लियर फिजन चल रहा है यहाँ पर. और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? जुड़ते हैं या टूटते हैं? टूटते हैं. तो यहाँ पे टूटा ये डॉटर न्यूक्लियस नंबर 1, डॉटर न्यूक्लियस नंबर 2, डॉटर न्यूक्लियस y, डॉटर न्यूक्लियस z. दोनों ही स्टेबल हैं. किसके रिलेटिव? x के रिलेटिव. और साथ में क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है. एनर्जी निकलती है यहाँ पे. अच्छा, इसके अंदर देखो, ये जो था अनस्टेबल वाला पेरेंट, ये अपने आप ही टूट रहा है ना. इसमें हमने कुछ नहीं किया. ठीक है ना. जस्ट लाइक रेडियोएक्टिविटी, इसमें हमने कुछ नहीं किया. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा. हमको ज़्यादातर एक्चुअली वही पढ़ना है जिसके अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा. तो लिखो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंड्यूस्ड फिजन. इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन. हाँ जी, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन कर लेते हैं इसको. इंड्यूस मतलब जो कि करवाना पड़ता है ना. तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, तो इसके ऊपर आप क्या डाल दो? इसको आप करवाओ बोम्बार्ड. ऐसे लिखो इसको, ऐसे मत लिखो. आपके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास अवेलेबल है एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस अवेलेबल है. इस अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस को आपको करना पड़ेगा ट्रिगर. क्या करना पड़ेगा? ट्रिगर. तो आपको क्या करना है? आपको लेना है एक न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को धीरे से इसके ऊपर बोम्बार्ड करवाना है. तो लिखेंगे कि इट इज द न्यूक्लियर फिजन व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ a slow moving neutron on the unstable heavy nucleus. लिखते हैं इसको. It is the nuclear fission in which the unstable heavy nucleus is bombarded
इज क्या, इज bombarded. Bombarded. कभी सुना है वर्ड ये bombarded? Yes, sir. Yes, sir. So it is the nuclear fission in which the unstable heavy nucleus is bombarded with slow moving neutrons. Slow moving neutrons to trigger क्या? To trigger the fission process, the fragmentation process. टॉपिक का नाम क्या है? Induced nuclear fission. इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन. इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन के अंदर हमने क्या चीज ली और मारी अनस्टेबल के ऊपर? क्या चीज मारी हमने? Neutrons. न्यूट्रॉन. फास्ट न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन? Slow neutrons. स्लो इज द कीवर्ड है. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं ये. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स. क्या बोलते हैं? Thermal neutron. Thermal neutron. थर्मल न्यूट्रॉन. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? Thermal neutron. थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, तो ये करना है हमको यही पढ़ना है. एग्जाम में क्या आता है ना कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, तो आप क्या लिख के आओगे? आप ये लिख के आओगे, इट इज द फिनोमेना इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits into 2 or more light nuclei having comparable mass numbers with the release of large amount of energy. You can put this in bracket actually, having comparable mass numbers. You can put this in bracket and put a comma here, with the release of large amount of energy. What is nuclear fusion? It is a phenomena in which a heavy nucleus splits into 2 or more light nuclei with the release of Large amount of energy. large amount of energy. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. RS. कुछ जा रहा है भेजे के अंदर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. ये कौन कौन सी टाइप की हमने बात करी है पावर की? थर्मल, Hydro, wind, solar, nucleus. विंड, सोलर और न्यूक्लियर. ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा तगड़ी कौन सी है? सबसे तगड़ी Nuclear. Nuclear. ये सबसे तगड़ी. और न्यूक्लियर पावर में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर जब हम बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस? न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस. न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर. आप लोगों ने सुना होगा क्लास 10 में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में. सुना है न्यूक्लियर रिएक्टर? Yes, sir. Yes. न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, मॉडरेटर होता है, उसके अंदर कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं ग्रेफाइट की, हैवी वाटर डालते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं उसके अंदर. ठीक है, हमने किसके ऊपर क्या देके मारा? Unstable heavy nucleus पे thermal neutron. Slow moving. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमने देके मारा, उसमें बॉम्बार्ड किया उसको. तो कौन सा फिनोमेना हुआ? न्यूक्लियर फिशन हो गया. Nuclear fission. तो देखो होता कैसे है. होता देखो ऐसे है, ध्यान से देखो. अभी इसको लिखो रिप्रेजेंटेशन. तो अगर आपके पास ये था, कौन था ये था यूरेनियम. तो जो यूरेनियम है इसको ऐसे मत बनाओ एक्चुअली, इसको ऐसे बनाओ. इसको बनाओ आप इस तरीके से. ये रहा आपका यूरेनियम का. क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है? Unstable. Unstable. ये अनस्टेबल है. तो ये आपके पास है U-235. क्या है ये? U-235. U-235. अब आपने क्या किया? आपने उसके ऊपर डाला क्या? Thermal electron. थर्मल न्यूट्रॉन. Thermal neutrons. थर्मल न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? N. हाँ, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है? अच्छा, H. 10. हाँ, 10. बहुत बढ़िया. ऊपर होता है 1, नीचे होता है 0. ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या किया आपने? डाला N10 प्लस क्या? N10 प्लस यूरेनियम 235 का अनस्टेबल न्यूक्लियस. ये N10 क्या चीज है? Neutron. ये आपका थर्मल न्यूट्रॉन है. ठीक है, और ये U-235 क्या चीज है? ये है यूरेनियम का अनस्टेबल न्यूक्लियस जो कि पेरेंट है यहाँ पर. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आप क्या करवाना चाहते हो यहाँ पर? Nuclear fission? Nuclear fission. Nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? टूटता है, जुड़ता है? टूटता है. टूटता है. तो क्या होगा
ये जब जाएगा जाके इस पे हिट करेगा ना, ये जब जाके इसमें हिट करेगा इस तरीके से, तो ये अंदर घुस जाएगा इसके, और जब अंदर घुस जाएगा तो एक रिएक्शन का काम करना चालू हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स थे, इसके अंदर 235 पार्टिकल्स थे, 235 पार्टिकल्स थे इसके अंदर, ठीक है। yes, और इसके अंदर एक और पार्टिकल घुस गया जाके, है ना, एक न्यूट्रॉन जाके अंदर घुस गया। अब वो जो न्यूट्रॉन अंदर जाके घुसा है उसकी वजह से अंदर खलबली मच जाएगी, अंदर एक तरीके से न्यूसेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका जो है साइज का हो जाएगा डिस्टॉर्शन, इसका साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा इसका। तो इसका साइज करेगा इंक्रीज, साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया है एक न्यूट्रॉन को, ठीक है। यस सर। तो इसका साइज हो जाएगा थोड़ा सा ऐसा। अब अंदर चालू हो चुका है ड्रामा, यानी कि अब होगा न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस। तो थर्मल न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड किया हमने यूरेनियम 235 के ऊपर, और साइज इंक्रीज करेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन बढ़ चुका है, और ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा यूरेनियम 236। क्या बन जाएगा ये, यूरेनियम 236, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया है किसको, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को। ये भी अनस्टेबल है, अभी हुआ नहीं है, अब होगा चालू। तो अब क्या होगा, अब होगा इसमें फ्रैगमेंटेशन। अब इसका साइज जो है ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ कुछ, यानी कि ये टूटने की कगार पे आ गया है, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। और करते करते क्या मिलेगा आपको, करते करते आपको मिलेगा एक गोला ये और एक गोला ये क्या मिल गई, डॉटर डॉटर। और जब ये टूटेगा ना बीच में से, जब ये खुलेगा, जब ये पोटली खुलेगी, तो कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर गिर जाएंगे, कुछ प्रोटॉन्स बाहर गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ बिल्कुल, यानी कि कुछ पार्टिकल्स बाहर भी निकलेंगे इसमें से। तो ये हो गया आपका डॉटर न्यूक्लियस, और वो भी है आपका डॉटर न्यूक्लियस। ये बस आपके समझाने के लिए बताया, इस तरीके से आपको ऐसा बना के नहीं आना एग्जाम में। अगर आप बना दोगे तो टीचर विल लाइक दिस ओनली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर आप दिखा सकते हो कि इसके अंदर ये क्या है, ये क्या बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, यूरेनियम ये क्या है इसके अंदर, ये क्या है, ये अंदर के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर ये, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स हैं ये, इस तरीके से। तो इसके अंदर भी दिखा दो इस तरीके से, गोला 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 गोला। और हर जगह ही दिखा दो इनफैक्ट इस तरीके से ना। कितने ऐसे गोले बनेंगे, 235, यस सर। और यहाँ पे 236 बनेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि यूरेनियम 235 पे आपने बोम्बार्ड किया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, उसने उसको एब्जॉर्ब किया, वो बन गया यूरेनियम 236, और वहां से ट्रिगर हो गया क्या, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस। दिस triggers nuclear fission. This triggers nuclear fission activity. सब लोग कॉल में हैं? यस सर। ठीक है, आई थिंक एश में ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये ड्रॉ कर लिया। यस सर। वेरी गुड। अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, देखते हैं इसकी न्यूक्लियर फिशन की, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। तो आपको क्या करना है, आपको करना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन, ऊपर 1 नीचे 0। आपने किसके ऊपर मारा है इसको, यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम का होता है 235, क्या मास नंबर या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मास नंबर, ऊपर मास आता है, ऊपर आता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर 92 है इसका, ऊपर भी लिख लो इनफैक्ट। किसका, यूरेनियम। क्या चीज, एटॉमिक नंबर 92। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस एक्टिविटी में क्या चीज बदला और क्या चीज नहीं बदला। यहाँ पे मास नंबर बदला और एटॉमिक नंबर नहीं बदला। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम करवाते हैं दिस थिंग न्यूक्लियर फिशन, तो स्टार्टिंग में
आप मास नंबर को 1 से इंक्रीज करते हो, 1 से इंक्रीमेंट करते हो, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट आता है ना। देखो 0 प्लस 92 92, 1 प्लस 235 236, ठीक है। यस सर। अच्छा अब ये बताओ कि 236 का आधा कितना होता है? 236 का आधा 118 118 यस है ना। सर। हाँ अब देखो ऊपर क्या था, ऊपर यहाँ पे लिखाया गया था कि हमें मिलती हैं 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मास नंबर्स, है ना। यस सर। ठीक है, तो देखते हैं मिलता क्या है, देखते हैं मिलता क्या है। तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है तो ध्यान देना अब क्या बात चल रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो हमने न्यूट्रॉन का बोmbardment किया यूरेनियम के अनस्टेबल न्यूक्लियस पर, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा यहाँ से यूरेनियम, ऊपर क्या आएगा? 236 अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो फिजन ट्रिगर हुआ है सिर्फ। अच्छा ठीक है, 236 अब इसका होगा फिजन, समझ रहे हो? यस हाँ Yes. कौन आया? ऐश ठीक है, कर लो उसको एडमिट, मैंने कर दिया उसको। ठीक है, तो फिजन किसका हो रहा है? 235 का है, 236 का, 236 का। 236 का हाँ अब देखो ध्यान से, इसका होगा फिजन, दिस विल अंडरगो फिजन, व्हिच वन? 236 दिस विल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि न्यूक्लियर फिजन होता है यूरेनियम 235 का, वो एक मिसकंसेप्शन है, उसको दिमाग में मत डालना। दिस विल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन। तो देखो यूरेनियम ऊपर क्या आएगा 236 और नीचे 92। 92 ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आपको मिलता क्या है? यहाँ मिलता है आपको Ba। व्हाट इज Ba? Ba इज बेरियम, Ba इज बेरियम, सुना है कभी बेरियम? यस सर। yes वो आपके वो हैं सारे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल उस पे होते हैं नीचे, ये एफ के नीचे होते हैं सारे के सारे ये रेडियो एक्टिव। बेरियम प्लस आपको मिलता है क्रिप्टन, सुना है क्रिप्टन? यस सर। ये कौन सा है? ये ग्रुप 18 का होता है ना। यस सर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, क्रिप्टन और फिर रेडॉन और फिर जिनॉन। ठीक है, और यहाँ पे मिलता है आपको इसके अंदर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर बेरियम का होता है 144 और यहाँ पे होता है 56, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है 89, यहाँ पे होता है 36। तो जो वो बात थी ना कि हमको मिलते हैं डॉटर, ये है डॉटर डॉटर डॉटर, ये था पेरेंट। एक तरीके से पेरेंट तो ये था, लेकिन यहाँ पे पेरेंट इसको बोलेंगे क्योंकि इसी का हो रहा है फिजन। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमने कहा था ना कि कंपेरेबल मास नंबर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपेरेबल नहीं है, ये 144 और 89 में तो बहुत फासला है ना। यस तो यानी कि 118 नहीं आया, 144, 144 और 89 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इनका कितना आ रहा है सम? 56 और 36 का सम कितना आ रहा है? 92 आ रहा है, यानी कि एटॉमिक मास रिमेन्स कंजर्व्ड, सॉरी एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर Yes, रिमेन्स sir. कंजर्व्ड। और ऊपर कितना आ रहा है इनका सम, कितना आ रहा है 144 और 89 का? 233 यानी कि कितने का घटा? 3 का घटा, यानी कि यहाँ पर निकाल दो 3 न्यूट्रॉन्स, क्या निकाल दो? 3 न्यूट्रॉन्स। हो गया बैलेंस? यस सर। बढ़िया, तो ये हो गया बैलेंस। भाई 3 इंटू 1 क्या होता है 3, और 3 प्लस 89 प्लस 144 करोगे तो कितना आएगा 236। बिल्कुल, हमने क्या मिस कर दिया इसके अंदर? एनर्जी, एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू, यानी कि फिजिक्स क्लास 12th में कैपिटल क्यू दो जगह पर है, एक बार अल्टरनेटिंग करंट में क्वालिटी फैक्टर की जगह पर, और एक बार न्यूक्लियर फिजन के टॉपिक में एनर्जी रिलीज को भी क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो एनसीईआरटी के अंदर ये वाली रिएक्शन गिवन है कि यूरेनियम का जब आप करोगे न्यूक्लियर फिजन तो आपको ये मिलेगा बेरियम, क्रिप्टन और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स।
यानी कि आपने कितने न्यूट्रॉन कंज्यूम करके कितने न्यूट्रॉन पैदा किए? एक न्यूट्रॉन कंज्यूम करके 3 न्यूट्रॉन बिल्कुल बनाए। एग्जैक्टली, यानी कि एक न्यूट्रॉन खाया और 3 न्यूट्रॉन बाहर पैदा किए उसने। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है, न्यूक्लियर फिजन एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना है, तो हमेशा ये नहीं मिलता, हमेशा ये नहीं मिलता। तो क्या क्या मिलता है एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि क्या क्या मिल सकता है। और तो और में लिखो एस बी। व्हाट इज एस बी? एस बी इज एंटीमनी। एस बी इज एंटीमनी। एंटीमनी। कभी सुना है एंटीमनी? So group 15 of Yes, the sir. P block. किसका? ग्रुप 15 का? Group 15 P block में. बिल्कुल ठीक बोला, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, Antimony. Arsenic, antimony, हाँ, bismuth. bismuth. हाँ ये होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटाइन, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना? Yes. ठीक है ठीक है, ये आ गए आपके ग्रुप 15 पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर, Yes, sir. पूछना पड़ा। तो ये जो एस बी है ये क्या है? एंटीमनी, से पैसे से नफरत है बिल्कुल, एंटीमनी। अब आता है नियोबियम, एनबी प्लस, न्यूट्रॉन तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये एस बी होता है 133, ये होता है 51। ये 133 क्या है? इसका मास नंबर। 51 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ये है हमारा 99, 41। क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करो फटाफट। एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है। हाँ बताओ क्या क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे नंबर क्या आएगा? ऊपर 232 है तो 4 है। 4 आएगा, बढ़िया। यानी कि इस बार एक न्यूट्रॉन खाया और 4 न्यूट्रॉन पैदा हुए। ठीक है, Yes, sir. अब क्या मिस कर दिया? Energy. क्यू वैल्यू। Q value. What is Q value? It is the energy released in fission process. It is the Energy release. एनर्जी रिलीज इन फिशन प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि आपने हाँ मान लो, क्या एक और रिएक्शन होती है इसके अंदर, जिनॉन, सुना है जिनॉन? एक्सी Yes, sir. प्लस Yes. स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम Sr प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस Q वैल्यू। यानी कि यूरेनियम 236 की फिजन से आपको 3 केस बन रहे हैं यहाँ पर, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है इसकी, इसी वजह से इसको हमने सबसे पहले लिखा है। यानी कि मैक्सिमम क्या क्या मिलता है? बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन्स। दिस हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, दिस हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। भाई जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वही तो इवेंट होता है, उसका तो अकरेंस होता है सबसे ज्यादा। Yes, sir. Event with highest probability of occurrence. Probability of occurrence of this event is maximum. केमिस्ट्री में सुना होगा ना आप लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि अगर आप करवाते हो, मान लो आपके पास ये है, देखो ध्यान से, आपके पास ये है, ये क्या है? ये है फिनॉल। ठीक है, Yes, आपने sir. डाल दिया इसके ऊपर HNO3, क्या डाल दिया? Yes, sir. क्या मिलेगा एग्जैक्टली। आपको? मिलेगा नाइट्रेशन, कहते हैं इसे नाइट्रेशन। Yes, ठीक sir. है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर NO2 या फिर ऑर्थो पे NO2। Yes, sir. ठीक है, यस। यानी कि पैरा पे NO2 या फिर ऑर्थो पे NO2 मिलेगा। ये होता है मेजर और वो होता है माइनर। ठीक है, Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर होता है बड़े बड़े ग्रुप्स का Symmetrical. रिपल्शन वहाँ symmetry. और वहां पे सिमेट्री भी है। एग्जैक्टली तो यही फंडा आपको यहाँ पे भी लगाना है कि कुछ कुछ बात ये है कि ये मिलेगा मेजर, मेजरली आपको यही मिल रहा होगा। कौन सा वाला? जिसके अंदर बेरियम पैदा होगा, क्रिप्टन पैदा होगा और न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे। ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट। सो ये बात हो गई हमारी न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन के अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन से क्या क्या मिलता है जनरली? बेरियम, बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन्स और साथ में एनर्जी निकलती है। और इसके अंदर एक नोट डाल लो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कंजर्व रहता है। देखो, इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस
मास नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड एज वेल एज क्या? Atomic number. बहुत बढ़िया। मास नंबर, इसी वजह से तो हम ऊपर ऐड करके पता लगा पा रहे हैं कि क्या आएगा क्या आएगा। मास नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड, एटॉमिक नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड। ऊपर वाले के तो हमने डेटा भरा ही नहीं, तो यहाँ पे आता है 140, यहाँ पे आता है 54, यहाँ पे आता है 99, यहाँ पे आता है 38। कितने का डेल्टा है? -3. यहाँ पे 2 आ जाएगा। Yes, sir. 40. ठीक है, हाँ ठीक है, 2 है। गलत तो नहीं है ये? भाई 140 और 99 कितना होता है? 239. अच्छा 140। ओ ठीक। यस, तो सर -3 आएगा ना? कुछ गलती हो रही है ना? Yes, sir. कुछ गलती हो रही है ना? हाँ कुछ गलती हो रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे 236 है तो यहाँ पे 236 आना चाहिए ना ऐड करके। यहाँ तो इनका ही सम 239 आ रहा है। यस सर। ओके, लीव इट विद मी, आई विल गो बैक एंड चेक। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमसे। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, आई विल गो बैक एंड चेक। इसको छोड़ दो अभी। ओके फाइन। तो हमको मिलता है यहाँ पर एक नोट कि सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास नंबर कंजर्व्ड होता है, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, चले आगे। यस सर। Yes, sir. ओके, तो यार इसके बाद हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है आपकी, हाँ एक और चीज़ बतानी है इसके अंदर कि अगर आपके पास हुआ है न्यूक्लियर फिजन तो एक और नोट डाल लो। तो बताओ न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है? Stability बढ़ इंक्रीज होती है। बढ़ती है। तो लिखेंगे ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन the stability of daughter nuclei is greater than the stability of parent nucleus. The stability of daughter nuclei is greater than the stability of क्या? parent nuclear. Parent nucleus. Stability of क्या? Parent nucleus. Parent nucleus. The stability of daughter nuclei is greater than the stability of parent nucleus. लिख लिया? यस सर। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है? डॉटर न्यूक्लियाई की ज्यादा है, पेरेंट की कम। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बात क्या है ना, याद है कि हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, याद है? यस सर। Yes. तो क्या हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? इंक्रीज बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना? Yes, sir. यस तो अगर x ने दिया y प्लस जेड, अगर x ने दिया y प्लस जेड, जहां पर x है पेरेंट और y है डॉटर और z भी है डॉटर, तो क्या हम बोल सकते हैं कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, यानी कि इस वाले साइड की बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। Yes. यस सर। ठीक है। यानी कि ऐसे जाने पे क्या हो रहा है, ऐसे जाने पे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब बाइंडिंग एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी निकल भी तो रही है। आप जानते हो ना कि अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ से मास गायब हो रहा होगा। Yes, sir. बिल्कुल। तो ये फंडा है। खैर हमको इतना ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना न्यूक्लियर फिजन का, हमको यहीं तक जाना था बस, ये हो गया। तो वो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फिजन के दौरान बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ Q वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। ये बात ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। या फिर इसका ऐसे बोल सकते हो कि Q वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, है ना, यस सर। जहां पर Yes, sir. डेल्टा M होगा मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस मास ऑफ डॉटर 2, है ना, डॉटर 1 डॉटर 2। बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर जो है दो तरीके से आप रिएक्शन में जो एनर्जी निकलेगी उसको निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट, या फिर डेल्टा M सी स्क्वायर, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ मास गायब हुआ है और वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा M सी स्क्वायर में लिखा आपने मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर 1 माइनस मास ऑफ डॉटर 2 मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। बढ़िया, Yes, sir. ओके। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन का कोई एप्लीकेशन है क्या? फिशन की हाँ, फ्यूजन। फिशन का सर पावर। न्यूक्लियर पावर, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, वहां पे जाके लिख लो इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ये है एप्लीकेशन ऑफ क्या? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, टूटता है या जुड़ता है? टूटता है। टूटता है। टूटता है। और फ्यूजन में जुड़ेगा। तो आओ देखें न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कौन हो रहा है बार बार ड्रॉप? कैरन। कारण तो पहली बार हुई है ड्रॉप, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आते हैं अब। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का सीन क्या है, जैसे बिल्कुल उल्टा ही सोचना है बिल्कुल इसमें कि इसके अंदर क्या होगा, दो लाइट न्यूक्लियाई, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होके बनाएंगे एक थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियाई जो कि स्टेबल होगा। ये है वेरी लाइट और ये भी है वेरी लाइट, इससे बनेगा हैवी। अब ये हैवी और लाइट भी रिलेटिव बातें होती हैं, ठीक है ना? यस सर। लाइफ में सारी बातें रिलेटिव ही हैं एक्चुअली में, नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो बातें यहाँ पर ये हो रही हैं कि वेरी लाइट न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन हुआ या क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पर, और कॉम्बिनेशन होने से हमको मिला एक थोड़ा सा उनसे बड़ा, यानी कि दिस इज अ हैवी न्यूक्लियस बट इट इज नॉट एज हैवी एज द न्यूक्लियस वी हैड इन यूरेनियम। ये हैवी होके भी स्टेबल है, हैवी स्टेबल न्यूक्लियस। और इसी वजह से मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया, नहीं तो ये अनस्टेबल दिखता आप लोगों को, ठीक है ना? यस सर। ये हैवी और लाइट भी रिलेटिव बातें हैं। तो हैवी किसके रिलेटिव, उन लाइट वालों के रिलेटिव, उन वेरी लाइट के रिलेटिव। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियस को पास लाए, लेकिन न्यूक्लियस को पास कैसे लाओगे, न्यूक्लियस तो दोनों पॉजिटिव होती हैं, दोनों पॉजिटिव को पास कैसे लाओगे, यही पंगा है। इसी वजह से धरती पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो नहीं पाता, समझ रहे हो? न्यूक्लियस तो दोनों पॉजिटिव है ना, यस। दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों आपस में अटैक करेंगे, रेपेल करेंगी, रेपेल करेंगी। यही पंगा है कि न्यूक्लियस को पास ही नहीं आती वो, तो इस वजह से हो ही नहीं पाता। तो इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए, देखते हैं क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो लिखेंगे इट इज द फिनोमेना, न्यूक्लियस पास क्यों नहीं आती? इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। हाँ स्टेबल, यस स्टेबल। देखो कॉन्सेप्ट ये पकड़ लो कि बहुत हल्के वाले न्यूक्लियस और बहुत हैवी वाले न्यूक्लियस दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। बहुत हल्के और बहुत भारी दोनों ही न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, कहीं बीच में होना चाहिए, बीच में। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन की बात कर रहे हो आप, और आप बात कर रहे हो एक तरफ आप बात कर रहे हो यूरेनियम की, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका वेरी वेरी लाइट न्यूक्लियस, ये जाएगा आपका वेरी वेरी हैवी न्यूक्लियस। ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। तो फिर स्टेबल क्या है, बीच का आयरन 56 वाला, ठीक है? यस सर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं बीच में रहना है। वो कहते हैं ना कि डू नॉट लिव लाइफ इन एक्सट्रीम्स, लिव अ लाइफ इन मॉडरेशन। तो यहाँ पर वही फंडा है कि आपको आपका जो न्यूक्लियस है जो बीच वाला होगा वही होता है स्टेबल न्यूक्लियस। वेरी हाई वेरी हैवी न्यूक्लियस एंड वेरी लाइट न्यूक्लियस आर अनस्टेबल न्यूक्लियस।
ठीक है, तो लिखते हैं इसमें इट इज द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई, टू और मोर भी हो सकता है, टू और मोर light nuclei come close together. It is the process in which two or more light nuclei come close together and combine to form क्या? Stable nucleus. A relatively heavy stable nucleus, है ना? Relative बोल दिया ना हमने, बस ठीक रहेगा. A relatively heavy stable nucleus किसके कंपैरिजन में स्टेबल? उन वेरी लाइट के कंपैरिजन में. और क्या इसमें एनर्जी निकलेगी? बहुत बढ़िया एनर्जी निकलेगी इसमें, तो भयंकर निकलती है इसमें, तभी तो सूरज चमकता है इतना भयंकर तरीके से. Along with release of large amount of energy. Along with release of large amount of energy. यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक. हाँ जी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो बताओ कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में से कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है? दोनों ही एक्सोथर्मिक है. लेकिन यहाँ पर एक कैच है. यहाँ पर कैच ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करनी डिफिकल्ट हो जाती है. यहाँ पर हम एक्सोथर्मिक बोलते वक्त बस ये बोल रहे हैं कि एनर्जी निकल रही है इस वजह से एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये करवा पाना भी तो बहुत टफ काम है. ये तो हो ही नहीं पाता. क्या नहीं हो पाता? दो न्यूक्लियस को फ्यूज करना बड़ा डिफिकल्ट काम है. ठीक है, लिख लिया ये? Yes, sir. ओके, तो जरा लिखते हैं किसकी रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन, किसकी? Nuclear fusion. तो लिखो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन लिखते हैं जरा. तो यहाँ पे आप एक काम करो, आप ले लो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर 1 नीचे 1. भाई व्हाट इज द मास नंबर? 1. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 1. इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन. और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 0 न्यूट्रॉन. भाई 1 - 1 0 आएगा ना? Yes, sir. यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं? वही तो है, ये सीमित तो है. Yes. आप लोगों को ये तो पता है ना कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एक ही तो होता है. अगर ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता हमको, फिर हम फालतू में पड़े आ रहे हैं आगे का. तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन की? एक. कितने न्यूट्रॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स नहीं है अंदर. 0. न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक. अच्छा, एक और चीज है जो कि बताई नहीं मैंने कभी. हमने जो पढ़ा था ना चैप्टर एटम्स, Yes, sir. पूरा का पूरा चैप्टर आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा है. आइसोलेटेड एटम की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक एटम होगा, एक एटम. इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड्स. पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, चैप्टर 1. Yes, sir. है ना? तो जब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस और अमॉर्फस लैटिस, व्हाटएवर इट इज. तो बात कहने की ये है कि बोर मॉडल के फंडे वहां पर काम करने बंद हो जाएंगे. कहां पर? सॉलिड्स के अंदर. मतलब फंडे काम करेंगे लेकिन प्रॉपर्ली काम नहीं करते वो, क्योंकि बोर की सारी कहानियां किसके लिए हैं? आइसोलेटेड एटम के लिए, अकेले एटम के लिए. तो वहां पर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी. आप लोगों ने सुना है एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट? एनर्जी बैंड्स. Yes, sir. हाँ, वहाँ पर हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में, वैलेंस बैंड के बारे में, कंडक्शन बैंड के बारे में. तो वहां पर एक अलग थियरी लिखी गई है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सॉलिड्स के लिए. ओके, तो ये हो गया 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन. अब अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ड्यूटेरियम. क्या मिलेगा? ड्यूटेरियम. ऊपर 2 नीचे 1. कितने प्रोटॉन्स? 1 प्रोटॉन. अरे ड्यूटेरियम तो उसका आइसोटोप है ना, तो प्रोटॉन थोड़ा चेंज हो जाएगा. Yes, yes. आइसोटोप्स में क्या चीज सेम होती है? एटॉमिक नंबर सेम होता है ना? Yes, sir. Yes. और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1. हाँ, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन
एंड ड्यूटेरियम दिख रहा है आपको कि अंदर इसमें हाइड्रोजन में देयर इज नो न्यूट्रॉन, बट ड्यूटेरियम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन आ जाता है, ठीक है। Yes. Yes. ये कौन है, कौन है ये है ड्यूटेरियम, ये है ड्यूटेरियम, और ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टॉपिक क्या है, Representative reaction of nuclear. fusion. हाँ एकदम यूनिसन में बोल रहे हो तुम सब। तो यहाँ पे देखो क्या निकलेगा इसके बाद निकलेगा एक बहुत ही कमाल का पार्टिकल जो कि आज तक नहीं सुना होगा आप लोगों ने, उसको बोलते हैं पोजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, Positron. पोजिट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से कभी सुना है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन? No, sir. तो ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पोजिट्रॉन नहीं सुना आपने कभी भी। तो यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर तो अलग ही कहानी चल रही है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, वेरी लाइट गिव्स लाइट, मतलब ये हैवी है इसके रिलेटिव, वैसे तो ये भी लाइट है। साथ में क्या निकल रहा है, पोजिट्रॉन निकल रहा है यहाँ पर। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। और साथ में एक और चीज निकल रही है, आपको याद है कि हमने पढ़ा था फ्री न्यूट्रॉन से क्या क्या पता होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और याद आ रहा है कुछ? फ्री न्यूट्रॉन, अरे बता दो तो था। फ्री न्यूट्रॉन से बनता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, है ना? Neutrino is बिल्कुल, अगर एंटी न्यूट्रिनो होता है तो न्यूट्रिनो भी होगा ना। Yes. Yes, sir. जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही यहाँ पर क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, Neutrino. न्यूट्रिनो। यानी कि न्यूट्रिनो कहाँ पे निकल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। पोजिट्रॉन में देखो होता है सिंबल ई, ऊपर 0 नीचे 1, और साथ में न्यूट्रिनो यानी कि बस फ्रीक्वेंसी का सिंबल लगाना है आपको। ये भी चार्जेस और मासलेस ही है। लिख लिया? Yes, sir. We don't have to put this in bracket, so I'll just remove the bracket here. तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या मिला, ड्यूटेरियम प्लस पोजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। दिस इज द टिपिकल रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये क्यों लिया, क्योंकि यही आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो आप एनसीईआरटी वाली चीजें लिख के आओगे तो यू विल गेट मार्क्स। ओके, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Exothermic. लेकिन क्या ये करा पाना आसान है, ये करा पाना? No, sir. no sir. ये It's पास क्यों नहीं आएंगे, challenging. रिपल्शन होगा। हाँ, बहुत भयंकर रिपल्शन होगा। तो अब देखो फंडा क्या है। अब फंडा ये है कि ज्यादा हम डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बात ये है कि टू ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, टू ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस, we need extremely high temperature and pressure. We need Extremely high temperature and pressure. बिल्कुल, एक्सट्रीमली हाई भी एक रिलेटिव बात है। Yes, sir. Yes sir. ये जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, प्रेशर की मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है 10 की पावर 9 केल्विन। कितना? 10 की पावर 9 केल्विन। ये क्या है, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने आज तक, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर तो अलग ही सीन है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। इतना टेम्परेचर सस्टेन करा पाना अर्थ के ऊपर किसी भी एलिमेंट की इतनी औकात नहीं है कि इस टेम्परेचर बर्बाद, मतलब बर्दाश्त कर पाए वो, ठीक है? Yes, sir. तो इसी वजह से फिजिबिलिटी नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। इतना टेम्परेचर आता ही नहीं है। तो इतना टेम्परेचर कहाँ पे होता है, इतना टेम्परेचर सन में होता है। Sun. अब सन में कैसे होता है, आप बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हुआ कैसे, आया कैसे Big Bang. है? फीडबैक Bang. क्या? सब बिग बैंग से तो वो बना था ना यूनिवर्स। किससे? सो बिग बैंग। अच्छा, बिग बैंग। अच्छा। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 की पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? तो आप लास्ट में बस ये लिख लो कि ये जो सन है, सन या फिर हमारे जो स्टार्स हैं, सन एंड स्टार्स, इनके अंदर दे हैव सन एंड स्टार्स
इनके अंदर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ, सन के अंदर क्या होता है क्या सन के अंदर 90% हाइड्रोजन होती है यस सर। और हीलियम में होती है। और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, they undergo nuclear fusion reaction which is the reason for the tremendous amount of energy produced. This nuclear fusion results in release of tremendous amount of energy. अच्छा, रात को सूरज कहाँ गया? रात को तो सूरज तो ही रहता है। ठीक है, ठीक है। फाइन। और लास्ट में बस एक लिख लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called thermonuclear reaction. It is also called thermonuclear reaction. इसका एक और नाम है क्या? थर्मोन्यूक्लियर। बिल्कुल। तुम मुझे बताओ कि न्यूक्लियर फिजन किस में होता है? न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम। यूरेनियम में, यानी कि ऊपर क्या आता है 235, नीचे 92। उसमें हम डालते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उससे बनता है यूरेनियम 236 92, और उसका होता है फिजन। और क्या मिलता है जनरली, क्या मिलता है? बेरियम, क्रिप्टन और एनर्जी और मिलते हैं साथ में 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है। और एक काम करना, इसको ना एनसीईआरटी में से देख के कर लेना, बताना था मेरे को कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, यस। ओके। तो यार आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो ओके ओके, थैंक यू सर। Thank बाय you, बाय, sir. गुड नाइट, Good night, sir. बाय बाय।